अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वाजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से और पाकिस्तान में क्रिकेट के ज़वाल के ऊपर भी ख़ास तौर पे आज बात हम करेंगे। जिस तरह हमने माजी में देखा कि हमारी हॉकी ज़वाल पजीर हो गई, हमारी फ़ुटबॉल वो सिरे से है ही नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही हम डेवलप नहीं कर सके और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चों में ना होने के बराबर। और इसी के साथ साथ बैडमिंटन को हमने कहाँ पे ला के खड़ा किया है। और उसके साथ हम ये भी देखेंगे जो हमारी रवायती खेल थे जिस तरह कबड्डी और बाकी वॉलीबॉल और इस तरह की बेशुमार ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी जो बच्चों का और जो यंग जनरेशन है, इवन के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी उसके अंदर हिस्सा लेते थे। और एक बड़ी एक्टिविटी थी, बच्चे स्कूल गोइंग भी थे, उसके बावजूद भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इतने एक्टिव हेल्दी लाइफ थी। लेकिन आज जितनी सहूलतें हमारे पास ज़्यादा होती जा रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी सोशल मीडिया और मुख्तलिफ गेमिंग के ऊपर रुझान ज़्यादा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। और ख़ास तौर पे आज हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में कितने ग्राउंड हैं और इसमें कितने क्रिकेट ग्राउंड हैं, कितने हॉकी के हैं, बाकी फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके पीछे फंडिंग किस तरीके से है, हमारे जो इदारे इनको चला रहे हैं वो क्यों ज़वाल का शिकार है। और हॉकी तो हमारे मुल्क में तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जो कि हमारा कौमी खेल था। और क्रिकेट हमने जिस तरह देखा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जिस तरह हम कहा करते थे या कहते थे कि ये दुनिया की नंबर 1 टीम है, ये बाबर 11 वो किंग बाबर है कि जो दुनिया में कहीं भी जाके मैच विन कर सकता है। और मैच जीतने की जो तादाद थी वो यही कहा जा रहा था कि बाबर से बेहतर कोई एवरेज नहीं दे सका। तो ये वर्ल्ड कप और इससे पहले एशिया कप में हमने ख़ास तौर पे देखा कि यही जो हम कहते थे कि ये एक बुलंद और बांग दावे करते थे, ये रेत की दीवार साबित हुए। और ख़ास तौर पे जो हम इंडिया से मैच आ रहे, हम बांग्लादेश से मैच आ रहे, आज कल सबका जो कल रात गुजरी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका से जब हम मैच क्रिकेट टीम हमारे जो है ना वो 50 ओवर नहीं पूरे कर सके। हमारे वो बैट्समैन वो कहाँ गए जो कहा करते थे कि ये दुनिया के टॉप 10 के अंदर शामिल होते हैं, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 की रैंकिंग में है। लेकिन वहाँ पे तो हम 50 ओवर भी नहीं खेल पा रहे। अगर हम कहें कि ये बैटिंग पिच है तो बैटिंग पिच के ऊपर तो आपको बैट्समैन तो एंड 50 एटलीस्ट 50 ओवर तो उन्हें मुकम्मल करने चाहिए। फिर अगर हम बॉलिंग की बात करें, जिस तरह हम कहते थे कि शहनशाह अफरीदी ये हमारा मेन स्ट्राइक बॉलर है, उसके साथ साथ हम ये भी कहते थे कि ये हारिस राउफ साहब दुनिया का फास्ट तीन बॉलर है। और जो हमारे ऑलराउंडर थे वो भी हमने देखा, कोई एक बॉलर भी हमारा कोई खतर खा कारकर्दगी नहीं साबित कर सका। और जिस स्कैंडल की आजकल बात हो रही है, क्या कप्तानी के बाद ये वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम की कप्तानी ख़तरे में है। और ख़ास तौर पे जिस तरह इंज़माम उल हक पे और बाकी ये 3 खिलाड़ी रिजवान, बाबर और शहनशाह अफरीदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि सेंट्रल जो कंट्रैक्ट है तारीख का पहली दफ़ा इन्होंने वर्ल्ड कप में जाने से पहले पीसीबी को ब्लैकमेल किया और कहा कि हमें अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते तो हम वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेंगे। तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जहां पे उनकी सैलरियां 40 लाख प्लस सैलरी है और उसके अलावा जो सहूलतें हैं वो अलग हैं। तो हमारे जो ये 40 50 लाख लेने वाले जो ये बैट्समैन हैं, तो ये कारकर्दगी क्यों नहीं, कारकर्दगी के लिहाज से हम देखें तो इनकी 5,000 की वो नहीं है। तो इन्हें आप इतनी ज़्यादा सैलरियाँ देने जा रहे हैं और 3-3 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और ये पर्ची, ये जो सिफारशी सिस्टम है, ये हमारी मुल्क की जो स्पोर्ट्स है इसके अंदर भी घुस चुका है। क्या ये भी तबाही के दाने पे है। और तला रहमानी ये कौन शख्स है, इसके ऊपर भी बात होगी। हमारे स्टूडियो में जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है आज मैं उनका तारुफ भी करवाता चलूँ। तो हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले आसफ गोंदल साहब, जो कि स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बैडमिंटन के नेशनल जो है ना लेवल पे ऊपर इन्होंने खेली और साबित किया। और आज कल भी जो इस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है इसके ऊपर बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं और इनका गहरा तज्ज़िया भी है। और इसी के साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया कामरान भट्ट साहब, जो कि स्पोर्ट्स तज्ज़िया निगार हैं और क्रिकेट से बड़ी गहरी वाबस्तगी भी रखती हैं और नेशनल लेवल पे ये क्रिकेट का हिस्सा भी बन चुके हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये क्रिकेट का जो ज़वाल है
ये जवाल आप क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हॉकी का जवाल हमने देखा, आज क्रिकेट भी जवाल पजीर होने जा रहा है। और ये भी जिसमें आप समझते हैं कि 99% जो पाकिस्तान के अवाम है वो इससे मोहब्बत और वाबस्तगी है। ख़ास तौर पर जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है। लेकिन ये हम बदकिस्मती से देख रहे हैं कि पिछली 1-2 दहाइयों से हम कोई मैच उनसे विन नहीं कर सके किसी बड़े इवेंट में। तो इसी पे आज बात करते हैं जी आसिफ गोंदल साहब। सर आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ग्राउंड कितने हैं? आप बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है उनकी कितनी तरह, बैडमिंटन के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, और हमारे जो नेबरहुड में ममालिक हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड कितने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माजिद भाई, मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे बुलाया और मौका दिया बात करने का। तो सबसे पहले तो माजिद भाई, जो आपने जिक्र किया बॉल्स खेलने का, उनके ओवर्स खेलने का, उसकी तरफ पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ये बुनियादी वजह है कि हर मुल्क, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, बड़े बड़े मुल्कों ने ये, क्योंकि क्रिकेट एक फॉर्मेट है, इसके 3 फॉर्मेट चलते हैं, 2020 और वनडे और टेस्ट क्रिकेट जो है। तो इन फॉर्मेट के मुताबिक क्रिकेट खेली जाती है। बदकिस्मती से कि हमारा जो बुनियादी, यानी कि पूरी दुनिया के जो फॉर्मेट हैं तीनों अलग अलग हैं, उसकी कैप्टनसी जो है ना वो भी अलग होती है। और क्योंकि ये फॉर्मेट अलग हैं, ये क्योंकि खेलने का तरीका भी अलग है। 2020 एक डिफरेंट गेम है, 50 वनडे जो है वो एक डिफरेंट है, और टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है, इसकी बुनियादी जो वजह है क्रिकेट के जवाल की, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको सभी फॉर्मेट खिलाए जा रहे हैं। क्योंकि मैं बैडमिंटन का प्लेयर हूँ, मैं बैडमिंटन के हवाले से आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी ये फॉर्मेट्स होते हैं। हमारे सिंगल्स के प्लेयर्स होते हैं, डबल्स के होते हैं, मिक्स डबल्स के होते हैं, इसी तरह मेंस डबल्स के होते हैं, लेडीज़ डबल्स की मैचेस होते हैं। तो हमारे यहाँ भी यही फॉर्मेट बैडमिंटन में भी अडॉप्ट किया जाता है। और वहाँ पर जो प्लेयर सिंगल अगर प्ले करता है, वो खेलता है, तो वो डबल्स नहीं खेलता। उसकी वजह ये होती है कि ये पॉइंट्स लेने का और खेलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो यही चीज़ क्रिकेट में भी है कि क्रिकेट का वनडे का पैटर्न बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे यहाँ उसी सिलेक्शन में उसी खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। चंद एक खिलाड़ियों की तो बात आप कर सकते हैं। वनडे में मैक्सिमम जो आपका बॉलर है वो 5 से 6 ओवर कराएगा, और जो सॉरी T20 में, और जो वनडे में है वो आपको 10 ओवर पूरे करने होते हैं। 10 ओवर्स कराने पड़ते हैं जी बिल्कुल। और टेस्ट क्रिकेट में तो इससे भी ज़्यादा कराने पड़ते हैं। तो उसमें आपको चाहिए कि सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को ठीक करें। आप बाकी मुल्कों को भी देखें कि उन्होंने जैसे इन फॉर्मेट्स को अडॉप्ट किया हुआ है और वो इसके मुताबिक टीम सेलेक्ट करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी वजह है। इसमें सिलेक्शन की जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी कोताही है, या आप सिफारशी सिस्टम है, या पीछे मुख्तलिफ क्या सराहियाँ जो यहाँ कोई मैच आते हैं तो हमारे अंदर एक और भी ये एलिमेंट भी है कि हम प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। वाकई इसके पीछे कुछ अनासर है? जी बिल्कुल माजिद भाई, आपकी बात दुरुस्त है कि मैच हारने के बाद बहुत क्रिटिसाइज़ होता है, और अगर आप मैच जीत जाते हैं तो आपकी जितनी भी कोताहियाँ होती हैं वो छुप जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे जो हालात इस वक्त वर्ल्ड कप में चल रहे हैं तो हमने अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जी। कामरान भट्ट साहब, मेरा आसम साहब से भी यही सवाल था, लेकिन उन्होंने जवाब वो क्रिकेट के हवाले से दिया। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ग्राउंड सर कितनी है जो इंटरनेशनल, खासतौर पर क्रिकेट के हवाले से मैं बात करूँगा, हमारे जो इंटरनेशनल ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट खेली जा सकती है, कितने ग्राउंड है? देखिए अभी रिसेंटली जो करंट सिनेरियो के अंदर आप अगर ग्राउंड्स की बात करते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस कराए जा सकते हैं, तो देयर ऑलमोस्ट 6 to 7 वेन्यूज़, आप कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, मोस्टली जहाँ पे मैचेस हमारे आजकल हो रहे हैं। तो अगर आप पास में चले जाएं तो गुजरांवाला वाज वन ऑफ द वेन्यू, और इसके अलावा सियालकोट में भी इवन इंडिया की टीम आई, वो सियालकोट में हमारी जो लास्ट उनका टूर था वहाँ पे खेल के गई, तो अच्छे मैचेस वहाँ पे हुए। बट अगर मेन वेन्यूज़ की बात करें दे आर 6 to 7 वेन्यूज़। 6 to 7 एग्जैक्टली जी। तो इसमें सर आप क्या समझते हैं कि हमारा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है इसके अंदर कमी आ गई है, जो टैलेंट है वो ख़त्म हो गया, या इसके पीछे क्या वजूहत है, या कोई ऐसा सिफारशी सिस्टम है कि जो टैलेंट होता है उसको मौका नहीं दिया जाता, और जो सिफारशी हैं वो आके इस टीम के अंदर उसका हिस्सा बन चुके होते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं इंतज़ामिया को? सर दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट आई वुड से। देखिए सिफारिश भी आप जब करते हैं ना तो लाइक जो नए लड़के आ रहे हैं वो एक्चुअली डोमेस्टिक खेल के आ रहे होते हैं, तो डोमेस्टिक में जो उनकी परफॉर्मेंस है ना सर, वो उसको देख के ही सिलेक्शंस होती हैं। और आप जैसे अभी एक बात चल रही थी इमामुल्लाह के हवाले से जो भी है,
देखिए ही इज बीन परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट, अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके सर अगर हम डोमेस्टिक, हमारा स्ट्रक्चर या तो कमज़ोर है, जब हम डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हम जाके वहाँ पे परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते? ये क्या वो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है? सर सिलेक्शन, देखिए जो मेन चीज़ है वो सिलेक्शन है। इफ़ यू टॉक अबाउट, अभी हम रिसेंट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाते कि वर्ल्ड कप के अंदर सिचुएशन अभी क्या चल रही है। अपने फ़खर जमान को ड्रॉप किया, अब्दुल्ला शफीक को ले गया। अब्दुल्ला शफीक इज़ गुड बैट्समैन, वेरी गुड बैट्समैन, ठीक है। अब उसमें है कि मेरे ख्याल में देखिए जो मैचेस, बड़े मैचेस थे ना जी, अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फ़खर जमान को का होना ज़रूरी था, ठीक है। दो ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, वो पिछले इवन आप एशिया कप में चले जाए, उससे पीछे चले जाएं, इज़ नॉट परफॉर्मिंग, बट इज़ अ बिग प्लेयर। आपको जिस मैच के अंदर वो खेलेगा वो पूरा मैच आपको लेके दे देगा, ठीक है। लाइक उसने आपको आप चले जाएं पीछे, पास में न्यूजीलैंड, बाकी काफ़ी आप इंडिया के अगेंस्ट आप अपनी विन देख लें, उसके बाद देखिए बड़े मैचेस देख लें इसमें। जी 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 बोलें आप। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें देखिए आप किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर सकते। इट्स क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट के अंदर बैड पैचेस आते हैं, बुरा वक्त आता है, और आपने सर एकदम देखें, आपने मुसलसल 3-4 अफगानिस्तान जैसी टीम से आप आ रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया चलो समझ आती है, इंडिया से आपने मैच हार दिया, अफगानिस्तान से आप जो है ना वो बिल्कुल देखिए हमारी जो आवाम है वो कभी भी ये सोच भी नहीं सकती थी कि अफगानिस्तान जैसी टीम जिसको ट्रेन करने वाले कोचेज़ हमारे हैं, वो टैलेंट को प्रमोट करने वाले पाकिस्तानी जो है ना कोचेज़ हैं, तो उनसे भी हम हार सकते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अंदरूनी खाना कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है कि जिसकी वजह से पूरी टीम एक वो रेत की दीवार बन गई, ना हमारी बॉलिंग चल रही है ना हमारी बैटिंग चल रही है। तो इसकी क्या वजूहत है? जी आसफ जी माजिद भाई, मैं जो समझता हूँ कि जब भी आप कोई टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो स्पेशली वर्ल्ड कप, तो जितनी भी बड़े मुल्क हैं, जितनी भी बड़ी अच्छी टीमें हैं, वो वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं, वो छोटे टूर्नामेंट्स को इतना फोकस नहीं करते। 5 साल होते हैं ना आपके, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको वर्ल्ड कप में टाइम होता है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम लोग छोटे टूर्नामेंट्स पे, एशिया कप है, दूसरे है, उस पर तो बहुत फोकस करते हैं। मैं आपको अभी मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने हसन अली को हमने ये मैचेस खिलवाए इंजर्ड होने के बाद वसीम के, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि धानी को हमने मुसलसल, जो बाकी टूर्नामेंट्स में उनमें हमने धानी को साथ में रखा हुआ था। तो आज अगर सिलेक्शन कमेटी धानी को स्क्वाड में डाला होता तो वो हमारे लिए यूज। आसिफ साहब ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे मैं इख्तलाफ करूँगा कि आपको इंडिया की पिचेस का अंदाज़ा होना चाहिए था। हमारे 3 कोचेज़ हैं, हमारा फील्डिंग कोच अलग है, हमारा बॉलिंग कोच अलग है, हमारी जो इसका बैट्समैन के लिए वो अलग हमने तरतीब दिए हुए हैं, इतनी भारी उनको फीसेज हम दे रहे हैं, तो उसके बावजूद नहीं पता था कि यहाँ पे स्पिन जो है ना वो बॉलर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हमारे पास कोई परमानेंट जो है ना वो स्पिनर नहीं लेके गए, पार्ट टाइम तो देखें आप ऑलराउंडर मौजूद थे, लेकिन जिसकी वजह से सारी टीमें आप देख लें, इंग्लैंड से लेके आप साउथ अफ्रीका से लेके बाकी श्रीलंका तक आप देखें, सब स्पिन जो है ना वो बॉलिंग अपना अटैक साथ लेके गए थे, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई भी ये माजिद भाई देखिए, मैंने जो आपसे पहले बात की ना कि हम अभी तक हमने वनडे खिला दिया अपनी पूरी टीम को, ये वही टीम है जो हमारी 2020 खेलती है, उसी फॉर्मेट के ऊपर हमने इनको वनडे के प्लेयर्स को भी खिलाया, हमने ऑलराउंडर्स को ज़्यादा यूज़ किया है। जबकि वनडे एक डिफरेंट टीम है, इसके लिए 50 ओवर हैं, आपके बैट्समैन प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए जो 50 ओवर को खेलें। जैसे कल के मैच में देखें, तकरीबन 5 ओवर पहले हम आउट हो गए, तो हमारी 25-30 बॉलें तो ज़ाया होगी। पिछले 3 मैचों में भी ऐसा ही हुआ। तो अगर आप उस 50-25 गेंदों को खेले तो आपके 30-35 स्कोर ज़्यादा बन सकते हैं। एग्जैक्टली। और कल के मैच में आप एक और बात भी नोट जो की गई है, वो देखें तकरीबन 158 बॉल्स जो हैं वो डॉट की गई हैं। उसकी वजह भी यही है क्योंकि ये 2020 के प्लेयर्स हैं। अब मियांदाद साहब हमारे माशाल्लाह से जो खेलते थे उस वक्त वो एक स्कोर के ऊपर फोकस करते थे। तो अभी ये हमारी टीम के जो प्लेयर्स है, क्योंकि ये वनडे 2020 के प्लेयर्स स्ट्राइक ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो उसी में इनका जो गेंदे जाया करने का जो डॉट होते हैं, रोटेट इन्हें करना चाहिए। जी कामरान साहब, अब तो क्रिकेट जो है ना साइंटिफिक बुनियादों पे खेली जाती है, आपको पहले पता होता है कि ग्राउंड की क्या सिचुएशन होगी, पिचेस कैसी बनाई जाएंगी, तो उसी हिसाब से तैयारी होनी चाहिए ना। आपको पता था कि इंडिया के जो है ना आप होम ग्राउंड पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपको हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो कोचेज़ हैं, उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पे हमने कौन से बॉलर लेके जाने अपने साथ। देखिए आपने लेके मैं इफ यू टॉक अबाउट इंडियन विकेट्स, तो इंडियन विकेट्स का मैं आपको, अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो पाकिस्तान, ये दीज विकेट्स बेस्ट सूट्स पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं।
अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप के अंदर हमने एक इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो देखा कि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, इन्होंने बहुत बड़ा जो है स्कोर वो उसको चेज़ किया, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक अगले मैचेस में जो है हम लोग फिर जो है उसी जगह पे चले गए। हम स्टैंडिंग्स में अगर वर्ल्ड कप स्टैंडिंग्स की बात करते हैं तो हम 6ठे नंबर पर हैं। देखिए हमारे पास जो प्लेयर्स हैं जो हम यहाँ से साथ लेके गए उन्हीं से हमने खेलना है। हमने ऑब्वियसली हम यहाँ से किसी को वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के अंदर हम किसी ट्राई नहीं कर सकते, हम इसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ पे टेस्टेड थे, जो लोग फिजिकली फिट थे, उन्हीं लोगों को हमने साथ लेके जाना था और वो सारी टीम गई है। कप्तानी का थोड़ा सा मैं सर मेंशन करना चाहूँगा कि अब जैसे हमारे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपको एक चांस मिल गया था, 5 रन थे, 1 विकेट था, उसके अंदर अगर डिसीजन थोड़ा वाइस ले लिया जाता, अगर आप नवाज की जगह किसी और बॉलर को, इफ आई से कि आप जो है लाइक किसी और बॉलर को भी ट्राई कर लेते, लेकिन जो बॉलर होता लाइक नवाज का जो सर रहा है उसका हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि जैसे आप इंडिया के मैच के अगेंस्ट देख लें, हमारा एक जीता हुआ मैच हम हार गए थे, ठीक है, तो समटाइम्स वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। तो एक कैप्टन को इस लेवल पे सोच होनी चाहिए उसकी, उसको पता होना चाहिए यार कि मैं जिस बॉलर को भी ये ओवर देने जा रहा हूँ, जिस सिचुएशन के अंदर देने जा रहा हूँ, यहाँ पे होना तो ये चाहिए शहनशाह अफरीदी या हारिस रऊफ का एक ओवर बचा के रखना चाहिए था। ये अमूमन आपने देखा होगा कि जितनी भी एंड पे जितने भी बॉलर्स होते हैं तो वो जो अटैक होता है वो आप उसको हमेशा वो रखते हैं ताकि इन फ्यूचर जो जब आपके मुश्किल जब टीम के ऊपर आए तो वहाँ पे 1-2 ओवर्स आप खिला के उनके सेव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पीछे 4 ओवर्स की गेम अभी बाकी थी, लेकिन हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो कोई एक ना हारिस रऊफ का ओवर रह गया था, ना उसके अलावा दूसरा इसका शहनशाह अफरीदी का। तो बिल्कुल इसके ऊपर जी मैं मतलब इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहूँगा कि ये जो स्पेशली स्पिन बॉलिंग का आखिरी ओवर में कराना या लास्ट ओवर को कराना, ये सकलैन मुश्ताक साहब से 99 की बात है, उस वक्त ये शुरू किया गया, लेकिन सकलैन मुश्ताक एक बहुत बड़े बॉलर थे और उसके बाद इसको कंटिन्यू किया सईद अजमल ने। तो वो लास्ट ओवर कराते थे, उसमें विकेट्स भी लेते थे और स्कोर भी नहीं देते थे। तो मैं नहीं समझता कि नवाज जो है कि वो सईद अजमल और यहाँ सकलैन मुश्ताक के लेवल का बॉलर है और उनसे ये ओवर करवाया जाए। पहले भी 2-3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। आसफ साहब हमने यहाँ पे जाना है वक्फे की तरफ, वक्फे के बाद दोबारा जो है ना बात होती है। जी कामरान भट्ट साहब आपकी तरफ एक मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ सर, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये अफवाहें हैं, ख़ास तौर पे शहनशाह अफरीदी की हम बात करें, रिजवान और बाबर आजम की, इसमें कितनी सदाकत है? जिस तरह ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि 3 इन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इनकी सैलरी 40 लाख से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर हम आपसे तफसीलन जवाब लेंगे। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर।